नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पॉलिटी में हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका तक की पढ़ाई कर ली थी। हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में देखा, उपराष्ट्रपति के बारे में देखा, हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में भी देखा और उससे पहले का जितना भी पॉलिटी है वो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं संघीय विधायिका के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे संसद के बारे में और संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और आपके राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके सदस्यों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे, सदस्यों की अर्हताओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब संसद का संपूर्ण अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक या दो वीडियो में यह समाप्त होगा। ठीक है, तो यह हमारा पहला वीडियो होगा और शुरू करने से पहले बस इतना कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विषय संसद। मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो आइए देख लेते हैं संसद के बारे में। संसद के बारे में यदि देखें तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर बनती है संसद। राष्ट्रपति वैसे मतलब कि औपचारिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के जाती है तो राष्ट्रपति के पास ही जाती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह अधिनियम का रूप लेती है, अधिनियम या फिर कानून का रूप लेती है। इसलिए राष्ट्रपति को विधायिका का महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो संविधान में भाग 5 में दिया हुआ है किसके बारे में, आपका संसद के बारे में। अनुच्छेद 79 से लेकर के और 122 तक संसद के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है, संसद सदस्यों के बारे में दिया हुआ है, उनकी अर्हताओं के बारे में दिया हुआ है, संसदीय समितियों के बारे में दिया हुआ है, संसद की संरचना के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद और भाग आप याद रखिएगा कि भाग 5 में 79 से 122 तक दिया हुआ है संसद के बारे में। ठीक है, अब आगे आते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि संसद जो होता है वह आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, लोकसभा जो होता है वह आपका निचला सदन होता है। ठीक है, लोकसभा जिसको लोकप्रिय सभा भी कहते हैं वह निचला सदन होता है और यह भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के सभी क्षेत्रों के संपूर्ण नागरिक जो भी होते हैं उनका यह प्रतिनिधित्व करता है। अब हम राज्यसभा देखें तो राज्यसभा जो होता है उसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा जो होता है वो आपका ऊपरी सदन होता है। ठीक है, ऊपरी सदन यानी कि अमेरिकी संविधान से तुलना करें तो अमेरिका के जो सीनेट है, अमेरिका का जो सीनेट है वो वहाँ पर ऊपरी सदन है, उससे इसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, और यह जो है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स जो है आपका ब्रिटेन में, उससे तुलना कर सकते हैं आप लोकसभा की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि सीटों का बंटवारा जो है वह किस प्रकार से होता है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में यदि देखें तो संरचना में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं राज्यों के प्रतिनिधि के बारे में। ठीक है, राज्यों के प्रतिनिधि के बारे में देखें तो इसमें संवैधानिक उपबंध है कि 530 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान में भी 530 सदस्य ही शामिल हैं। ठीक, राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर। अब यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि देखें लोकसभा में तो संविधान कहता है कि 20 अधिकतम हो सकते हैं। सबसे अधिक जो अधिकतम संख्या है 20 हो सकती है आपका यूनियन टेरिटरीज से यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में, और वर्तमान में कितने हैं तो 13 है, वर्तमान में 13 है। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वह 2 सदस्य मनोनीत करते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से। ठीक है, लोकसभा में मनोनीत करते हैं तो 2 सदस्य संविधान में भी उपबंध दिया हुआ है और अभी भी वर्तमान में आपके 2 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं टोटल मिलाकर के राज्यों के प्रतिनिधि मिला दीजिए, यूनियन टेरिटरीज मिला दीजिए और मनोनीत सदस्य मिला दीजिए, तो टोटल मिला करके
लोकसभा की जो अधिकतम संख्या होनी चाहिए वह 552 हो सकती है। संविधान में जो बंद किया हुआ है उसके हिसाब से 552 लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो है यह संख्या है 545, जिसमें 530 हो गए आपके राज्यों के प्रतिनिधि, 13 हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और 2 हो गए आपके मनोनीत सदस्य। तो टोटल सदस्य संख्या 545 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग आते हैं राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। तो राज्यसभा में यदि देखें तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। संवैधानिक उपबंध देखें तो 238 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, और वर्तमान में यदि देखें तो 233 है। वर्तमान में 233 सदस्य जो है वह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, जिसमें आप देखें तो 229 सदस्य जो है वह राज्यों के प्रतिनिधि हैं और 4 सदस्य जो है वह आपके केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। उसमें भी 4 जो सदस्य हैं उसमें 3 सदस्य आपके दिल्ली से हैं और 1 सदस्य आपका पुदुचेरी से है। ठीक है, केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके प्रतिनिधि आपके मौजूद हैं राज्यसभा में। ठीक, दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1, बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रतिनिधि राज्यसभा में भाग नहीं लेते हैं फिलहाल। ठीक, जबकि ले सकते हैं, टोटल कितने ले सकते हैं, 238 ले सकते हैं, वर्तमान में 233 है। ठीक, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जनसंख्या उतनी अधिक नहीं है कि वहां से राज्यसभा का प्रतिनिधि चुना जाए। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं जो कि कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो संविधान में भी उपबंध 12 सदस्यों का है और वर्तमान में भी 12 सदस्य मनोनीत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो राज्यसभा में टोटल जो सदस्य संख्या होनी चाहिए वह 250 होनी चाहिए और वर्तमान में कितनी है तो 245 है। 245 में आप देख सकते हैं 233 जो है वो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हो गए और 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो गए। ठीक है, तो अब आपको सीटों की संख्या के संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होता है वह आपका कैसे होता है, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाता है। राज्यों के प्रतिनिधियों मतलब कि राज्यों से जो प्रतिनिधित्व होता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से आम जनता के द्वारा जो है वह प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। और मतदान हेतु जो अधिकतम मतलब न्यूनतम उम्र सीमा है वह है 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, पहले जो हुआ करता था यह 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके और उम्र क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कोई भी ऐसा नागरिक जिसके पास मतदाता पहचान पत्र हो, ठीक है, वह आपका और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि होने मतलब अगर आपके पास हो तो आप मतदान दे सकते हैं। ठीक है, तो 18 वर्ष की आयु याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है थोड़े बहुत लगते हैं पहचान के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप मतदान दे सकते हैं। ठीक है, यदि आपको मतलब कि पुलिस के द्वारा या फिर किसी मतलब कानून के द्वारा जो है आपको वो नहीं किया गया, अयोग्य घोषित नहीं किया गया है तो। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसमें आपका राज्यसभा में देख लेते हैं राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचन की होता है इनका। ठीक है, इसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही आपका मतदान करते हैं, किसके लिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए। ठीक है, और इसमें भी जो है आपका जैसा हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था और उपराष्ट्रपति में कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर भी दोनों पद्धतियां लागू होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोकसभा एवं राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में देखा। अब हम लोग आते हैं और देख लेते हैं लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इसका जो है
इसके लिए विधि निर्धारित करने की जो शक्ति है वह संसद पर छोड़ दी गई थी। ठीक है, मूल संविधान में इसके लिए कोई विधि या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया था, संसद पर ऐसा छोड़ दिया गया था कि भैया आप जो चाहो नियम बना सकते हो कि केंद्र शासित प्रदेशों से किस प्रकार लोकसभा में प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ठीक है, और इसी के आलोक में जो है संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 गठित किया, मतलब कि लागू किया, और उसके तहत जो है संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आपका सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965। ठीक है, इसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति संसद ने लागू की केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के लिए। इसमें देख लेते हैं आपका जो है राज्यसभा में, तो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि के बारे में देखें तो इसके लिए जो है संसद के द्वारा एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, और वही जो निर्वाचक मंडल है वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चयन करती है। ठीक है, और इसमें जैसा मैंने बताया कि केवल दिल्ली एवं पुदुचेरी के जो सदस्य होते हैं वही दिल्ली एवं पुदुचेरी से ही राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं मनोनीत या नाम निर्देशित सदस्य जिनको कहा जाता है। तो यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व जितना जरूरी है उससे कम है, ठीक है, समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि तो आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है वह मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, और यह जो है यह उपबंध 1960 तक ही किया गया था आपका मूल संविधान में, लेकिन 95वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसका विस्तार 2000 के तक के लिए कर दिया गया, सन 2000 तक के लिए कर दिया गया। ठीक, आगे देख लेते हैं राज्यसभा में जो मनोनयन होता है मनोनीत या नाम निर्देशित सदस्य के बारे में, तो कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्रों से जुड़े 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े हुए या फिर विशिष्ट अनुभव रखने वाले कुछ लोग जो है, कुछ वरिष्ठ सदस्य जो है आम समाज के, वह राज्यसभा में मनोनीत हो, मतलब कि बिना चुनाव के राज्यसभा का हिस्सा बन सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, अनुभव बढ़ता है, क्योंकि राज्यसभा जो होती है वह उच्च सदन जिसको कहा जाता है, तो वरिष्ठ लोगों का सदन होता है वो, और वहाँ पर अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया गया। आगे देख लेते हैं चुनाव प्रणाली के बारे में। तो लोकसभा की चुनाव प्रणाली यदि देखें तो इसमें जो है आपका जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से आम जनता जो है वह आप देखते हैं हर 5 साल पर चुनाव होता है, और आम जनता जो है वह चुनाव करती है अपने प्रतिनिधियों का। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका नियम है वह है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान होना चाहिए। मतलब राज्य की जनसंख्या जिस अनुसार है उसी अनुसार जो है आपका राज्य के लिए सीटों का आवंटन किया जाएगा। मान लिया कि उत्तर प्रदेश है, वहाँ की जनसंख्या आपका 22 करोड़ के आसपास है, तो वहाँ जो लोकसभा की सीट है वो भी 80 है, मतलब कि सबसे ज़्यादा है। उसी तरह से उसके बाद आप महाराष्ट्र देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, यहाँ पर क्या है जनसंख्या ज़्यादा है। तो जिन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, और जिस राज्यों में जनसंख्या कम है वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा लोकसभा में उनकी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, मतलब सीटों का जो आपका संख्या होगा वह प्रोपोर्शनल होगा, उसका अनुपात जो होगा वह सभी के राज्यों के लिए समान होगा जनसंख्या के आधार पर। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो इसमें एक और नियम है, और यह जो उपबंध है वह उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। मतलब कि यह जो उपबंध है वह उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या जो है वह 60 लाख से कम है। ठीक, आगे देख लेते हैं एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। मतलब कि प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र है, प्रत्येक जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से आपका केवल एक सदस्य ही निर्वाचित होगा। बहुत देश ऐसे हैं जहाँ पर एक ही निर्वाचित क्षेत्र से 2 या 3 सदस्य
चुने जाते हैं, लेकिन भारत में जो है वह प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक ही सदस्य, एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम करने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि कोई भी कोटा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो जीतने वाला सदस्य है उसको इतना कोटा लाना जरूरी है, मतलब कि इतना मत लाना जरूरी ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको भी सबसे ज़्यादा मत आ गया, जिसको भी सबसे ज़्यादा मत आ जाएगा वही चुना जाएगा, वही विजयी होगा। ठीक है, यह याद रखिएगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब 35% लाना अनिवार्य, जैसा आपके परीक्षा में होता है ना कि 35% नहीं लाओगे तो तुमको फेल कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जरूर ऐसा भी हो सकता है कि मात्र 10 या 15% ला करके मतलब कि वोट ला करके ही जो है आपका कोई प्रतिनिधि विजयी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ पद्धतियां हैं। हाँ, एक और है इसमें कि यदि SC ST के लिए कोई सीट आरक्षित है और वहाँ से चुनाव यदि लड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि प्रतिनिधि जो होते हैं वह उस क्षेत्र के होने चाहिए, उस क्षेत्र के SC ST सदस्य होने चाहिए। ठीक है, यह अनिवार्य है। ठीक है, और SC ST के लिए जो है सीटें आरक्षित की गई है 2001 की जनगणना के आधार पर, और यह किया गया था कब? 87वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि SC ST के लिए सीटों का जो आरक्षण होगा वह 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। उससे पहले बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, तो पूरा इतिहास पढ़ने का जरूरत नहीं है, लास्ट वाला जो है वो याद रखिए कि 87वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जनसंख्या जो 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों का आरक्षण SC ST के लिए किया जाएगा लोकसभा में। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए जो चुनाव प्रणाली है वो हम लोग देख चुके हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाता है, और किसी राज्य की जनसंख्या उसमें जो राज्यसभा सीटों का आपका निर्धारण होता है प्रत्येक राज्य के लिए, वो किस प्रकार से होता है कि प्रत्येक राज्य में प्रथम जो 50 लाख जनसंख्या है, प्रथम 50 लाख जनसंख्या पर प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, मतलब कि पहले 50 लाख का जो संख्या होगा, जनसंख्या होगा, उसमें प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, और 50 लाख के बाद जो है प्रत्येक 20 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा मतलब कि राज्यसभा सीटों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, किसी भी राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों में प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य तथा उसके बाद जो है प्रत्येक 20 लाख व्यक्तियों पर एक राज्यसभा का सदस्य होगा। ठीक है, यह याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो है राज्यसभा सदस्यों के लिए या फिर लोकसभा सदस्यों के लिए जो भी निर्वाचन पद्धति है उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं। आप लोग निर्वाचन प्रणाली अच्छे से समझ गए होंगे, वैसे भी हम लोग खुद ही मतदान करते हैं तो आपको पता ही होगा किस प्रकार से चुनाव होता है। ठीक है, आगे मतलब कि लोकसभा के बारे में पता होगा, राज्यसभा के बारे में भी आप लोग देखते ही हैं, हर बार चुनाव होते रहता है। आपका हर 2 साल के बाद जो है आपका 1/3 सदस्य तो रिटायर हो ही जाते हैं, तो चुनाव तो होते ही रहता है कभी ना कभी किसी न किसी राज्य के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं अवधि। अवधि क्या? अवधि कहने का मतलब कार्यकाल। तो लोकसभा जो होती है वह अस्थायी सदन होती है, लोकसभा अस्थायी सदन होती है, तो यह विघटित हो जाती है। आप देखते हैं जैसे ही चुनाव होता है वैसे ही चुनाव से पहले जो है वह लोकसभा विघटित हो जाती है, चुनाव होता है, उसके बाद फिर से लोकसभा बनती है, नए प्रधानमंत्री आते हैं और फिर जो है लोकसभा का संचालन होता है। ठीक है, तो यह कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है लोकसभा की, वहां से लेकर के और 5 साल की अवधि तक लोकसभा का कार्यकाल या फिर अवधि होती है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह से 5 साल से पहले भी जो है लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, और यदि ऐसा करते हैं, प्रधानमंत्री सलाह देता है कि हाँ भैया हमको नहीं रहना है प्रधानमंत्री, आप लोकसभा विघटित कर दीजिए, ठीक है, तो इस मामले को जो है राष्ट्रपति मान लेंगे। इस मामले पर राष्ट्रपति वो नहीं कहेंगे कि हाँ हम नहीं करेंगे,
आप जो करना है कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री यदि लोकसभा विघटित करने की सलाह देते हैं तो हम लोग राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति को वह मानना बाध्यकारी होगा, ठीक है। और इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर वो विश्वास मत लोकसभा में हासिल नहीं होता है, उनको आपका खो देते हैं, विश्वास खो देते हैं, तो क्या होता है, तब भी लोकसभा विघटित हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यही सब इसमें दिया हुआ है अवधि में, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ यही सब है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो राज्यसभा की अवधि यदि देखें तो राज्यसभा जो है वह आपका अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, वो कभी विघटित नहीं होता है। लेकिन जो आपका प्रत्येक 2 वर्ष के बाद प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा से, ठीक है। यह याद रखिएगा, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और पहली बार जो है राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो 1952 में पहली बार राज्यसभा स्थापित हुई थी, ठीक है। यह अस्थायी सदन है, विघटित नहीं होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। वैसे मूल संविधान में जो है वह सदस्यों के सेवानिवृत्ति के संबंध में या फिर उनकी पदावधि के बारे में कोई भी अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन जो होता है वह हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में होता है। हम लोगों ने देखा कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह तो प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो ही जाते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके बारे में हम लोग यदि देखें तो प्रत्येक तीसरे वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति जो है वह सदस्यों का मनोनयन करते हैं, ठीक है, नाम निर्वाचित करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार जो है आपका राज्यसभा सदस्यों की पदावधि जो है वह 6 साल कर दी गई, ठीक है। और राष्ट्रपति को इनकी पदावधि कम करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसी के द्वारा, किसके द्वारा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह राज्यसभा सदस्यों की पदावधि को कम भी कर सकते हैं। वैसे यदि राष्ट्रपति नहीं करना चाहे तो ना करे, 6 साल तक आपका रहेगा राज्यसभा सदस्यों का जो पदावधि है वो, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया इस अधिनियम में कि राज्यसभा सदस्यों की सेवानिवृत्ति के से संबंधित कोई भी आपका उपबंध वो बना सकते हैं, ठीक। तो यह भी जो है आपका राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, ठीक है। अब हम लोग अर्हता की तरफ चले, योग्यता की तरफ चले। तो योग्यता जो है वह दोनों के लिए समान ही है, लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए लगभग समान ही है। केवल एक अंतर है कि लोकसभा के लिए जो आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए। मतलब लोकसभा के लिए यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपका जो आयु है वह 25 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, और लोकसभा आपका राज्यसभा के लिए यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपका जो आयु होना चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष की आयु आप पूर्ण कर चुके हो तभी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो है आपका प्रावधान वो सबके लिए लगभग समान ही है कि आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब दिवालिया मतलब बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पागल मतलब कि उसका जो मति है, मतलब बुद्धि जो है वह ठीक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है आपका कि जो यदि आपको SC ST के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, यदि उसके लिए चुनाव लड़ना है तो उस क्षेत्र के SC ST समुदाय के आप सदस्य होने चाहिए, ठीक है। यह जो है आपका शर्त है। इसके अलावा यह भी शर्त है कि जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी के लिए भी यदि आपको चुनाव लड़ना है तो किसी लाभ के पद पर आप नहीं होने चाहिए। और लाभ का पद यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा कि संसद के द्वारा निर्धारित कोई पद हो या फिर कोई मंत्री का पद हो तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। वैसे राष्ट्रपति वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और आपका केंद्र या राज्य में मंत्री का जो पद होगा वह लाभ का पद नहीं होगा, तो उसको यहाँ पर मत जोड़िएगा। यहाँ पर है कि संसद के द्वारा निर्धारित कोई पद या फिर आपका मंत्री पद, ठीक है, यह जो होगा आपका लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा लोकसभा एवं राज्यसभा के
सदस्यों की अर्हताओं के बारे में, योग्यताओं के बारे में। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु। ठीक, अब हम लोग चलते हैं लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में देख लेते हैं। परिसीमन अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो यह चर्चा में भी है। तो जनता को जनसंख्या के आधार पर समुचित प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए जो है परिसीमन किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि लोकसभा क्षेत्र भी जो है अलग अलग बांट दिया जाता है। आप लोग भी देखे होंगे कभी कभी जो है कोई क्षेत्र एक लोकसभा क्षेत्र में होता है, 2 लोकसभा क्षेत्रों को कभी मिला दिया जाता है, कभी उनका जो है विभाजन कर दिया जाता है। इस प्रकार से परिसीमन होता है। ठीक है, इससे सीटों की संख्या नहीं बदलती है, लोकसभा क्षेत्रों का जो संख्या है वह बदल जाती है। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र और सीट में अंतर होता है। लोकसभा क्षेत्र और सीट में अंतर ये होता है कि मान लिया अब लोकसभा जो सीट जो है वह आपका एक तरह से कह सकते हैं, जैसे हाजीपुर के अपने यहाँ का ही मैं बता सकता हूँ कि यदि हाजीपुर का देखें तो हाजीपुर का एक लोकसभा सीट हो गया। ठीक है, और उसमें जो है अलग अलग गांव है। ठीक है, तो हर जो निर्वाचन क्षेत्र, हर जो आपका लोकसभा क्षेत्र है वो अलग अलग है। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों को आपस में समायोजित भी किया जा सकता है और उनको बांटा भी जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के सीटों की संख्या जो है वह आपका निर्धारित होती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह कहा गया कि 2026 के बाद जो प्रथम जनगणना होगी तब तक लोकसभा सीटों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि तब तक लोकसभा सीट उतना ही रहेगा। मान लिया यूपी के लिए यदि 80 है तो 80 ही रहेगा। कब तक? जब तक 2026 के बाद प्रथम जनगणना का रिपोर्ट जारी न हो जाए। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। और यह प्रावधान कब किया गया था? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया था। लेकिन प्रादेशिक क्षेत्रों का समायोजन 1991 की जनसंख्या के अनुसार किया जा सकता है। कहने का मतलब लोकसभा सीटों में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रादेशिक जो क्षेत्र हैं, लोकसभा जो क्षेत्र हैं, उनका परिसीमन किया जा सकता है। ठीक है, उनका समायोजन भी किया जा सकता है, एक दूसरे से जोड़ा भी जा सकता है, अलग अलग भी किया जा सकता है। वो सरकार कर सकती है। किसके आधार पर? 1991 की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनगणना के आधार पर। लेकिन फिर जो है 87वां संविधान संशोधन 2003 आया और उसमें यह कहा गया कि नहीं, 1991 नहीं, 2001 की जनगणना के आधार पर ही जो है प्रादेशिक क्षेत्रों का परिसीमन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है आपका लोकसभा के परिसीमन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं आपका लोकसभा और राज्यसभा के बारे में और चीज़ें। ठीक है, इनके जो पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इनकी शक्तियों के बारे में देख लेते हैं और कुछ उपबंधों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए। आइए देखते हैं आगे, देखते हैं आपातकाल के बारे में लोकसभा के साथ क्या होता है। तो आपातकाल यदि है और लोकसभा की अवधि बढ़ानी है तो 1 साल के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का अवधि। ठीक है, लेकिन आपातकाल जैसे ही खत्म होता है वैसे ही 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करा करके लोकसभा का गठन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, 6 महीने आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के बाद जो है आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना ही कराना है। अधिकतम 6 माह तक जो है लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक, आपातकाल समाप्त होने पर। आगे देख लेते हैं लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में। तो लोकसभा के पदाधिकारी जैसा हम लोग जानते हैं अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या स्पीकर होते हैं, या फिर उसके अलावा अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए आपके उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक, ये दोनों, और इनकी जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 तक की गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनके कार्य क्या क्या है। तो आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है, आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है लोकसभा की, उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करते हैं। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वह सामान्यतः लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं वो होते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव जो होता है
वह लोकसभा सदस्यों में से ही किया जाता है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों में से ही किया जाता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव। और सामान्यतः जो होते हैं व्यवहारिक रूप में आपका जो सत्तारूढ़ पक्ष होता है या गठबंधन होता है उसी से चुना जाता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसकी तारीख जो है वह राष्ट्रपति तय करते हैं और उसी दिन जो है वो अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है अध्यक्ष एक तारीख तय कर देता है और उस तारीख को जो है आपका उपाध्यक्ष का भी चुनाव हो जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। जो कार्यकाल होता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वह आपका सामान्यतः 5 वर्षीय होता है, या फिर जब तक लोकसभा कार्यरत रहती है, विघटित नहीं होती है, तब तक वो कार्यकाल में रहते हैं। ठीक है, सामान्यतः। लेकिन 2-3 अवस्थाएं ऐसी होती है, 2-3 स्थितियां ऐसी होती है जब वो पहले भी जो है आपका त्याग पत्र दे सकते हैं या फिर अपने पद को छोड़ सकते हैं। लोकसभा का सदस्य यदि वो न रहे, जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है वो यदि लोकसभा का सदस्य न रह जाए, कि न्यायालय के द्वारा अयोग्य घोषित करार दे दिया जाए या फिर पागल या दिवालिया घोषित करार दिया जाए, ठीक है, या फिर चुनाव उसका रद्द कर दिया जाए न्यायालय के द्वारा, इस स्थिति में यदि वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तब जो है वो अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं तो अध्यक्ष जो है वह उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं और उपाध्यक्ष जो है वह अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं। मतलब एक दूसरे को त्यागपत्र दे करके और वो अपना स्थान खाली कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा के सदस्य यदि संकल्प पारित कर दें, लोकसभा के सदस्य यदि संकल्प पारित कर दें, ठीक है, तब भी जो है उनको अपना पद खाली करना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यह संकल्प लाने से पहले जो है 14 दिन पहले उनको पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। ठीक है, और उनको मतलब सदन में अपना पक्ष रखने की भी जो है इजाज़त होगी। ठीक है, यह आप याद रखिएगा, 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है यहाँ पर भी। ठीक है, अब देख लेते हैं यहीं पर हम लोग राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में, क्योंकि दोनों में कंपेयर करके चलिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो आपके सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति जैसा हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, और उनको जो भी वेतन भत्ता वगैरह मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। ठीक है, ये आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं तो उपसभापति जो होते हैं, उपसभापति जो होते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। जैसा यहाँ पर होता था लोकसभा में वैसा ही सेम टू सेम वहाँ भी होगा कि राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति चुने जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो सभापति की जो शक्तियाँ होती है वह लोकसभा अध्यक्ष के ही समान होती है। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है उसको शक्तियाँ अधिक होती हैं, तो वो हम लोग देखेंगे क्या शक्तियाँ अधिक होती हैं। ठीक है, 2 अपवाद हैं इसके, बता ही देता हूँ। पहला क्या है कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है, संसद का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तब उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो आपके लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, यह पहला शक्ति ज़्यादा हो गया इनके पास। दूसरा जो शक्ति है कि धन विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्णय जो है वह लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो ये 2 शक्तियाँ जो होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास अधिक होती हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो सभापति को हटाने के लिए क्या किया जाता है यह आपको बता चुका हूं मैं। उपराष्ट्रपति जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि सभापति को हटाने के लिए यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है, 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है और उसका जो प्रस्ताव है संकल्प के रूप में लाया जाता है। आपका सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है, यह याद रखिएगा कि सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, फिर राज्यसभा जो है वह आपका पूर्ण बहुमत से उसको पारित करके उसके बाद लोकसभा में भेज देती है, और लोकसभा में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं है, अगर साधारण बहुमत से भी वो पास हो जाता है तो उस दिन से आपका सभापति जो है या उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद से खाली माने जाएंगे। ठीक है, और उपसभापति के लिए कुछ खास नहीं है। उपसभापति में के बारे में संकल्प लाया जाएगा, 14 दिन पहले उनको भी सूचना दी जाएगी, और जैसा यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाएगी और राज्यसभा में संकल्प पारित कर दिया जाएगा सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, पूर्ण बहुमत से, और उसके बाद जो है उनको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। त्याग पत्र जो है वह राष्ट्रपति को देते हैं। कौन? सभापति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति जो की होते हैं, तो वो त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को देंगे, और जो उपसभापति हैं वो अपना त्याग पत्र सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो
उपसभापति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा स्पीकर के ही समान है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ। तो लोकसभा की बैठकों का संचालन करना इनका कार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्यवाही को नियंत्रित करना भी उनका ही काम होता है। देखते हैं लोकसभा में कैसे लोग चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं सदस्य लोग, तो उनको शांत कराना उनका काम होता है। जो आपका प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, इन सब की अवधि तय करना या फिर मतलब कि लोगों को प्रश्न पूछने की अनुमति देना, किसको कितना समय देना है प्रश्न पूछने के लिए या फिर बोलने के लिए, यह सब तय करना जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष का ही काम होता है। और इन सब मामलों में उन्हीं का जो नियम होता है वह अंतिम निर्णय माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो कोई विधेयक, ये तो बता दिया कि कोई विधेयक जो है आपका धन विधेयक है या नहीं, या लोकसभा अध्यक्ष ही तय करेंगे। इसके अलावा संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगी वह भी आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो पक्ष और विपक्ष का अगर मत बराबर हो जाता है, किसी विधेयक, कोई विधेयक आया है या फिर कोई प्रस्ताव आया है, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों का मत यदि बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत कौन देंगे? लोकसभा अध्यक्ष ही देंगे। और यहाँ पर जो है आपका दूसरी बात है, वहाँ पर हम लोग बाद में चलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों के दल बदल संबंधी शिकायत पर निर्णय देने की शक्ति जो होती है वह लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। ठीक है, और वहां पर भी सभापति के पास होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो पहले जो था संविधान में ऐसा कहा गया था कि जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होगा उसी का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, वो न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन आपका किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू मामला 1992 में, ये थोड़ा नाम अजीब है, किहोतो होलोहान वर्सेज जाचिल्हू मामला 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आपका स्पीकर का निर्णय या फिर सभापति का भी जो निर्णय होगा दल बदल के मामले में वह न्यायोचित होगा, न्यायालय में उसके बारे में कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो संसदीय समितियों पर नियंत्रण करना जो है वह भी आपका लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। संसदीय समिति पर नियंत्रण भी करते हैं, उनके प्रमुखों की नियुक्ति भी करते हैं, और कुछ जो समितियां होती है उनके खुद अध्यक्ष भी होते हैं और सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी समितियां हैं जिनके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं? देख लेते हैं। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष जो होते हैं वह आपके लोकसभा स्पीकर ही होते हैं। ठीक, इसके अलावा लोकसभा की बैठक के लिए जो गण पूर्ति होती है, लोकसभा की बैठक के लिए जो गण पूर्ति होती है वह सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। ठीक है, मान लिया कि 545 सदस्य लोकसभा में है तो 1/10 सदस्य। ठीक है, मतलब कि आपका हो गया कितना, 54, यानी कि 55 सदस्य यदि लोकसभा में होंगे तभी लोकसभा की बैठक होगी, वरना लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि उसको तब तक स्थगित रखे जब तक कि गण पूर्ति पूरी न हो जाए। और ये याद रखिएगा कि 1/10 जो है वह आपका गण पूर्ति के लिए अनिवार्य है। ठीक, यह पूछा भी जा चुका है। ठीक, आगे देख लेते हैं अब राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। ठीक, तो गैर वित्तीय यदि विधेयक है, यदि नॉन फाइनेंशियल कोई भी बिल है, तो उसके मामले में जो शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है वही शक्ति आपका वही शक्ति जो है आपका राज्यसभा के पास भी है या राज्यसभा के सभापति के पास भी है। ठीक है, दोनों विधेयक जो होते हैं, ये सारे विधेयक, नॉन फाइनेंशियल विधेयक जो होते हैं वो सारे दोनों सदनों से पारित होते हैं। ठीक है, और किसी भी सदन में पहले लाए जा सकते हैं। यह भी याद रखिएगा कि साधारण विधेयक जो होते हैं, नॉन फाइनेंशियल विधेयक जो होते हैं, गैर वित्तीय विधेयक, वह किसी भी सदन में पहले लाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन धन विधेयक जो होता है वह पहले लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और आपका जो है 14 दिन राज्यसभा के पास केवल इतनी शक्ति होती है धन विधेयक के मामले में कि आपका लोकसभा से पारित करके यदि राज्यसभा में भेज दिया जाए विचार करने के लिए, तो अधिकतम 14 दिनों तक राज्यसभा अपने पास रखती है उसको। ठीक है, और अपना विचार करके और उसके बाद 14 दिनों के अंदर लोकसभा में भेज देती है। अब लोकसभा उस विचार को मानती है या नहीं मानती है, यह निर्णय लोकसभा का होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो है अब देख लेते हैं हम लोग संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। तो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी बराबर शक्ति है राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी, दोनों को बराबर शक्ति है। ठीक है, दोनों सदनों में उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से यह पारित होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। जब हम लोग विधेयक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो
और भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विशेष बहुमत से पारित करना होता है, और आपका जो संविधान संशोधन विधेयक होता है इसके मामले में आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी विधेयक हो तो उसमें जो है आपका यदि राज्यसभा और लोकसभा में जो है टकराव हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक यदि हो तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक, यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो राज्यसभा को प्राप्त हैं लेकिन लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो वैसी शक्तियां क्या है देख लेते हैं। राज्य सूची का कोई विषय है, हम लोग देखते हैं कि आपका संविधान का जो 7वां अनुसूची है उसमें तीन प्रकार की सूचियां हैं, आपका राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची का जो उसमें विषय है, ठीक है, उस विषय को, राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है राज्यसभा, और जैसे ही वह राष्ट्रीय महत्व का घोषित होती है तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि उस विषय पर भी कानून बना सके, ठीक है। तो यह शक्ति है वह राज्यसभा के पास ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और शक्ति है, वह है कि कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना या फिर स्थापना करना, ठीक है। कोई भी नया अखिल भारतीय सेवा या सेवाओं का गठन जो है वह राज्यसभा कर सकती है, ठीक है। और यह भी जो है आपका 2/3 यानी कि पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों जो है आपका अनुच्छेद 249 वाला जो बताया, मतलब राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, या फिर आपका कोई भी नया जो है सेवा का गठन, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करना, यह दोनों जो है वह राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है, यह अनिवार्य है, ठीक। और यह शक्तियां जो है लोकसभा के पास नहीं है, केवल राज्यसभा के पास है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यदि 1 माह से अधिक समय तक आपातकाल लगाना हो तो दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक होता है, ठीक है। यदि 1 माह से अधिक समय तक आपातकाल लगाना हो तो दोनों सदनों से अनुमोदन उसका आवश्यक होता है, यह याद रखिएगा, ठीक है। यदि लोकसभा उस समय विघटित हो, यदि लोकसभा आपातकाल लगाना हो 1 महीना से ज़्यादा तक और लोकसभा विघटित हो, तब केवल राज्यसभा से भी अनुमोदन लिया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा देख लेते हैं। तो 356 के तहत जो आपका राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है, तो उस समय जब विधानसभा को विघटित किया जाता है, ठीक, तो उस समय भी जो है आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों से आपका अनुमोदन आवश्यक होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो राज्यसभा सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था मंत्रिपरिषद में कि जो मंत्री होते हैं वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में जाकर के बोल सकते हैं, उसकी बैठक में भाग ले सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य भी जो हैं वह मंत्रियों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो आपके इसमें भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी, लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, जो कि निर्वाचित सदस्य, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है उसमें भी शामिल होते हैं राज्यसभा के सदस्य, और लोकसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके अलावा जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, उन पर भी यदि महाभियोग चलाया जाता है तो उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा का कार्य देख लिया। लोकसभा और राज्यसभा का कार्य लगभग समान है। कुछ शक्तियां ऐसी है जो लोकसभा के पास ज़्यादा है और कुछ शक्तियां ऐसी है जो राज्यसभा के पास ज़्यादा है, वो भी हमने देख ली, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और देख लेते हैं संसद सदस्यों की अनर्हताओं के बारे में। हम लोगों ने योग्यता देख लिया था कि क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, आपका राज्यसभा का है तो 30 वर्ष का आयु पूर्ण होना चाहिए, लोकसभा का है तो 25 वर्ष का आयु पूर्ण होना चाहिए, ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। एक और जो बताना मैं भूल गया था कि जिस उसको जो है ना, मतलब लोकसभा में चुना जाना हो या राज्यसभा में चुना जाना हो, उसको भारतीय क्षेत्र का, आप भारत के किसी भी क्षेत्र का आपको पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है, ठीक है। यह भी एक शर्त है उसमें, जो मैं बताना भूल गया था, ठीक है। इसके अलावा एक और शर्त था जो कि मैं बता चुका था कि यदि जो है आपका SC या ST के लिए आरक्षित सीटों पर यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको उस क्षेत्र के SC या ST समुदाय का सदस्य होना अनिवार्य है, यह मैं बता चुका था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो
संसद सदस्यों की अनर्हताओं का देख लेते हैं कि मतलब उनको अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है। तो इसके जो है 3 प्रावधान है। पहला है आपका संवैधानिक प्रावधान जो कि अनुच्छेद 102 में दिया गया है। दूसरा है आपका दल बदल का कानून जो कि आपका अनुसूची 10 में दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा है आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुसार किस प्रकार से वो अयोग्य घोषित हो सकते हैं। तो यदि भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, ठीक है। लाभ का पद कौन कौन नहीं माना जाएगा ये मैं बता चुका था योग्यता के जब बताया था, ठीक है, कि संसद के द्वारा निर्धारित कोई पद हो या मंत्री पद हो तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हैं तो जो है वह अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, ठीक है। न्यायालय के द्वारा उनको जो है सदस्य को जो है आपका दिवालिया घोषित कर दिया जाए या फिर मानसिक रूप से विकृत घोषित कर दिया जाए तब भी वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा विदेशी नागरिकता जो है यदि वो स्वेच्छा से धारण कर लेते हैं और किसी दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं तब जो है उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा संसद के द्वारा कोई और विधि यदि बनाया जाता है, कोई और कानून बनाया जाता है और उसके तहत जो है वो अयोग्य करार दिए जाते हैं तब भी उनकी सदस्यता खाली हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग दल बदल विरोधी कानून के बारे में देख लें तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है इसको 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था। विभिन्न प्रकार के संशोधन इसके लिए किए गए थे और 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। इसी के तहत है आपका अनुच्छेद 102 जो है अनुच्छेद जो है उसमें कहा गया है कि यदि 10वीं अनुसूची में दिए गए नियमों के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य ठहराए जाते हैं तो उनकी सदस्यता जो है संसद सदस्यता जो है वह समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं 51वां संविधान संशोधन 2003 कहता है कि यदि दल में विभाजन होता है, यदि कोई किसी दल का कोई सदस्य है, मान लिया भाजपा का कोई सदस्य है और भाजपा का विभाजन हो जाता है, मतलब कि विभाजन का मतलब होता है कि उस दल के 2/3 सदस्य मतलब 2/3 सदस्य जो है वह दल छोड़ करके किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको विभाजन कहा जाता है। तो यदि दल का विभाजन हो जाए तब जो है उस पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। यह आपका दिया हुआ है 51वां संविधान संशोधन 2003 में यह कहा गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो सभापति या अध्यक्ष का जो निर्णय होता है दल बदल के मामले में वह न्यायोचित होता है, यह मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किस प्रकार से अयोग्यता हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति का जो फैसला होता है इस मामले में अंतिम होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। और राष्ट्रपति जो फैसला लेंगे वह आपका चुनाव आयोग के सहायता से लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो चुनाव में अपराध करना या फिर भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराए जाने पर जो है आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनको अयोग्य ठहराया जाएगा। यदि चुनाव में अपराध करते हैं किसी भी प्रकार का या फिर भ्रष्ट आचरण करते हैं, जबरदस्ती पैसा दे करके, शराब बांट करके और बाकी सब जानबे करते हैं कि कौन कौन सा काम होता है, तो यदि उस मामला में दोषी ठहराए जाते हैं तब जो है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। इसके अलावा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा यदि हो जाती है न्यायालय के द्वारा तब भी जो है उनको अयोग्य घोषित करार दिया जाएगा। जैसे आपके लालू प्रसाद यादव हैं, 2 वर्ष से अधिक की उनको सजा मिली हुई है तो अब जो है निकल के भी आ जाए तब भी जो है आपका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो किसी निगम में लाभ के पद पर हो जिसमें सरकार की भागीदारी 25% या उससे अधिक हो। कोई भी ऐसा निगम है जिसमें सरकार की भागीदारी 25% या उससे अधिक है और उस निगम में वो लाभ के पद पर हो या निदेशक के पद पर हो या फिर उप निदेशक के पद पर हो तब क्या होगा कि उनकी सदस्यता जो है वह खत्म हो जाएगी। यह आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है, ठीक है। और भी अन्य प्रावधान दिए हुए हैं तो वो मतलब कि जनरल प्रावधान है, आपका जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लिखा जाए। आपको यदि पढ़ना होगा तो लक्ष्मीकांत या किसी किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो संसद के प्रमुख नेताओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। संसद का नेता जो है 3 प्रकार का है। पहला है आपका सदन का नेता, ठीक है। तो सदन का जो नेता होता है वह आपका जनरली प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता है तो वह
लोकसभा का सदन का नेता कहलाएगा। ठीक है, और यदि वह लोकसभा का नेता नहीं है तो यदि राज्यसभा का सदस्य है तो वह जो है अब मंत्रिपरिषद में से किसी सदस्य को चुन देगा, वही आपका मनोनीत कर देगा कि भैया यही जो होंगे वह सदन के नेता होंगे। ठीक है, और यही बात राज्यसभा पर भी लागू होती है। यदि राज्यसभा का जो सदन का नेता होता है, प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है, जैसे मनमोहन सिंह थे, तो वो चाहते तो खुद भी जो है आपका बन सकते थे सदन के नेता। ठीक है, मतलब कि प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है तो वह जो है सामान्यतः सदन का नेता होता है, मतलब कि राज्यसभा का नेता होता है। यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में सदन का नेता वह मनोनीत करता है अपने मंत्रिपरिषद में से या फिर किसी को। ठीक है, वैसे मंत्रिपरिषद में वैसे सदस्य को मनोनीत करेगा जो कि राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो विपक्ष का नेता होता है, इसके अलावा सदन के नेता के अलावा विपक्ष का नेता होता है। तो 1977 में जो है इसको इस पद को मान्यता दी गई। मूल संविधान में जो है इसको मान्यता नहीं दी गई थी। 1977 में जो है विपक्ष के नेता पद को मान्यता दी गई। और ये सब पद जो है ना आपका संविधान में नहीं है। सदन के नेता का भी जो पद है वो संविधान में दिया हुआ नहीं है, लेकिन संसद की जो नियमावली है उसमें यह दिया हुआ है। ठीक है, विपक्ष के नेता के बारे में भी देख लेते हैं। तो विपक्ष का जो नेता है उसको 1977 के बाद जो है मान्यता मिल गई थी। ठीक है, दोनों सदनों में। इसके अलावा देख लेते हैं तो जो सबसे बड़ा दल होता है, विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल होता है सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें सदन का जो सबसे बड़ा विपक्ष का जो सबसे बड़ा नेता होता है वही जनरली आपका विपक्ष का नेता माना जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या अनिवार्य है कि जो उस सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका 10% मत उसको प्राप्त होना अनिवार्य होता है। यदि 10% मत प्राप्त नहीं हुआ है सबसे बड़े दल को, तब क्या होगा कि किसी को भी विपक्ष का नेता नहीं माना जाएगा। यह जो है आपका नियम के अनुसार है। वैसे व्यावहारिक तौर पर जो है आपका बना दिया जाता है कर्टेसी के रूप में। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 2019 में जो चुनाव हुआ, तो अभी वर्तमान में आपका कांग्रेस को जो है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, लेकिन उसको जो है आपका 10% मत प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी आपका कांग्रेस के जो हैं अधीर रंजन चौधरी हैं शायद, उनको विपक्ष का नेता बनाया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा जो पद है वह है आपका सचेतक। और ये जो विपक्ष का, यह भी बता देता हूँ, जो विपक्ष का नेता होता है उसको कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन और भत्ता वगैरह मिलता है। ठीक है, वेतन भत्ता और जो भी सुविधा होता है वह कैबिनेट मंत्री के वेतन के हिसाब से मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा होता है आपका सचेतक। सचेतक जो होता है वो सामान्य सा पद है। सभी दल जो है अपने अपने दल में सचेतक को चुन देते हैं, ताकि उसका काम होता है कि जो उस दल के सदस्य हैं उनको वो सचेत रखे, मतलब कि उनको बताए कि हाँ भैया आपको अनुपस्थित नहीं होना है, उपस्थित होना है। अमुक दिन जो है मतलब फलाना विधेयक आने वाला है, तो वहाँ पर जो है आपकी उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है। इसके अलावा वही जो है अपने दल के सभी सदस्यों को बताता है कि भैया कौन से विधेयक को सपोर्ट करना है, किसका विरोध करना है, या फिर किस में जो है सीधा उठ के चले जाना है, आपको तटस्थ रहना है। ठीक है, न्यूट्रल रहना है। तो यह सब जो है काम उसी का होता है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है सचेतक का बात मानना जो है प्रत्येक दल के सदस्य के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, तो अपने अपने दल के सचेतकों का बात वो माने। यदि बात नहीं मानता है तो दल जो है वह उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, यह होता है आपका सचेतक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने संसद के नेताओं के बारे में देख लिया कि कौन कौन से नेता होते हैं मुख्यतया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और देख लेते हैं स्थानों का रिक्त होना। संसद में स्थानों का स्थान रिक्त कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला आधार है इसका दोहरी सदस्यता। संसद का कोई भी सदस्य दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब यदि लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा का सदस्य सेम टाइम में नहीं हो सकता, और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा का सदस्य उसी समय नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो यदि एक साथ दोनों के लिए चुन लिया जाता है, मान लिया कि लोकसभा का सदस्य होते हुए वो राज्यसभा के लिए भी निर्वाचन में भाग लेता है और चुन लिया जाता है, तब उसको 10 दिन के अंदर ये बताना होगा कि भैया हम जो है लोकसभा के सदस्य रहेंगे या राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। ठीक है, और यदि नहीं बता पाता है तो दोनों में से किसी का सदस्य नहीं रह जाएगा। मतलब 10 दिन के अंदर जो है उसको बता देना है कि हाँ भैया हम किस सदन के सदस्य रहेंगे। ठीक है, और
सॉरी हाँ 10 दिनों के अंदर यह तय कर लेना है, ठीक है। और यदि विधानमंडल का सदस्य है, कोई विधानमंडल का सदस्य है, मान लिया विधानसभा का कोई सदस्य है और वह जो है लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है, तो उसको 14 दिन के अंदर विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता से त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है। यदि वो नहीं देता है तो वह जो है अयोग्य करार दे दिया जाएगा संसद के लिए, ठीक है। तो यह जरूर याद रखिएगा, एक में है 10 दिन और एक में है 14 दिन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दूसरा है आपका निर्हरता, ठीक है। निर्हरता में दिया हुआ है कि यदि दल बदल में संविधान में दी गई, संविधान के अनुसार जो हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 102 में दिया हुआ है, इस किसी आधार पर वो आपका अयोग्य घोषित हो जाता है, या फिर संविधान में ही आपका जो दल बदल विरोधी कानून दिया हुआ है उसके तहत यदि वह अयोग्य घोषित हो जाता है तब भी पद जो है उसका रिक्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका पद त्याग। तो राज्यसभा का सदस्य जो है वह सभापति को त्याग पत्र दे सकता है और जो लोकसभा का सदस्य है वह आपका लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है। अब यदि उन दोनों को लगता है, यदि सभापति को या अध्यक्ष को लगता है कि मतलब कि जानबूझ करके मतलब कि अपनी मर्जी से नहीं दिया है त्याग पत्र, तब जो है उसको अस्वीकार भी कर सकता है या फिर जो है उस पर चर्चा भी कर सकता है सदस्य के साथ, ठीक है। और जनरली जो है वो स्वीकार कर ही लिया जाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो आपका है अनुपस्थिति। सदन की अनुमति के बिना, सदन की अनुमति के बिना यदि 60 दिनों तक कोई सदस्य सदन की किसी बैठक में भाग नहीं लेता है, तब जो है उसको 60 दिन या 60 दिन से अधिक, तब जो है उसको अयोग्य घोषित करार दिया जा सकता है। लेकिन इसमें जो है शामिल क्या नहीं होता है, तो जो आपका सदन का सत्रावसान होता है या फिर सदन जो स्थगित होता है, तो वो अवधि इसमें नहीं गिनी जाती है, ठीक है। सदन के स्थगन, सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक की अवधि जो है इसमें शामिल नहीं होती है, ठीक है। यदि 4 दिन से अधिक तक लगातार सदन जो है वह स्थगित है या फिर सत्रावसान हो चुका है उसका, तब जो है वो अवधि इसमें 60 दिनों में नहीं गिनी जाएगी, तो यह याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, तो अन्य स्थितियां भी हैं, जैसे न्यायालय के द्वारा जो है उसका चुनाव अमान्य करार दे दिया जाए या फिर सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाए उसको, ठीक है। या फिर जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, यदि लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य हो और उसको राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, तब भी जो है उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, ठीक है। और यदि राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, तब भी जो है उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सदन में जो दोनों सदनों में आपका सांसदों का स्थान रिक्त हो सकता है, ठीक है, इन तीनों आधार, इन सारे आधार पर। आगे देख लेते हैं, तो शपथ या फिर प्रतिज्ञान के बारे में देख लें। तो शपथ जो है वह लेना अनिवार्य होता है। किसी भी बैठक में यदि भाग लेना है तो सदन सदस्य को जो है शपथ लेना अनिवार्य होता है। और शपथ किसके सामने लेता है, या तो राष्ट्रपति के सामने लेता है या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने वह जो है शपथ लेते हैं, ठीक है। और शपथ क्या लेते हैं, तो भारतीय संविधान के प्रति जो है सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे, ठीक है। अपना कार्य जो है वह शुद्ध मन, शुद्ध अंतःकरण से करेंगे और सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को जो अक्षुण्ण रखेंगे, ठीक है। तो और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन यह 3 चीज़ जो है वह मेन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और शपथ लेना जो है वह अनिवार्य हो जाता है। बिना शपथ लिए यदि कोई बैठक में भाग ले लेता है या फिर जो है आपका ऐसे ही बैठ जाता है, तो उसको जो है 500 रुपया जुर्माना दिया जाएगा। तो 500 रुपया जुर्माना कौन सी बड़ी बात है, लोग बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जनरली नहीं करना चाहिए क्योंकि संविधान में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं वेतन और भत्तों के बारे में। तो संसद के द्वारा जो है वेतन निर्धारित किया जाता है। पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना वेतन जो है खुद ही तय करता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा है इन लोगों का यार, वेतन और भत्ता जो है सारा खुद ही तय करना पड़ता है और बड़ा सस्ता वहाँ पे संसद का कैंटीन में बड़ा सस्ता सामान भी मिलता है। आगे देख लेते हैं, तो इसमें जो है पेंशन का प्रावधान जो है संविधान में नहीं था। पेंशन का प्रावधान जो है वो संविधान में नहीं था, लेकिन आपका 1976 से जो है वो सदस्य लोकसभा के हो या राज्यसभा से के हो, उनको प्रत्येक 5 वर्ष पर पेंशन जो है वह दिया जाता है।
कौन देती है? तो संसद ही देती है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर का जो वेतन और भत्ता वगैरह होता है वो सब संचित निधि से दिया जाता है, यह याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति का जो वेतन होता है और भत्ता होता है वह आपका संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देख लें तो इनको जो है यात्रा सुविधा दी जाती है, सभी सदस्यों को मुफ्त आवास दिया जाता है, फ़ोन दिया जाता है, चिकित्सा सुविधा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका दैनिक भत्ता दिया जाता है, चुनाव क्षेत्र भत्ता दिया जाता है और न्यायिक भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कुछ पॉइंट्स लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, संसद के बारे में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे तो संसद में किस प्रकार से कानून कोई लागू किया जाता, कानून पारित किया जाता है, कोई भी विधेयक किस प्रकार से लाया जाता है, कौन सा विधेयक किस सदन में लाया जाता है, किस प्रकार से उस पर चर्चा होती है, संसदीय समिति में भेजा जाता है, वहाँ चर्चा होती है, फिर लाया जाता है, फिर पारित करा करके किस विधेयक को कितना बहुमत से पारित कराना अनिवार्य होता है, यह सब प्रक्रिया जो भी होती है वह सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे और संसद वहाँ पर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर, और वीडियो पसंद आए यदि तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होता है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, और कमेंट में अपना समस्या बता सकते हैं। कोशिश करूँगा जितना भी संभव हो सके, कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का निदान किया जाए। ठीक है, और वीडियो को जो है पूरा देखा कीजिए। यदि आप मुझे अभी भी सुन रहे हैं इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। एक बार ऑनलाइन देख लीजिएगा तो थोड़ा सा वॉच आवर मेरा बढ़ जाता है, तो अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों को जोड़िए ताकि और मुझे मज़ा आए। जितने ज़्यादा सदस्य जुड़ते हैं, जितना ज़्यादा लाइक कमेंट वगैरह आता है, उतना ज़्यादा जो है मनोबल बढ़ता है इंसान का, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए वो तत्पर होता है। तो ज़रूर ऐसा कीजिए, सहयोग कीजिए। नया चैनल है तो आपके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा, बिना सहयोग के तो कोई काम होता नहीं है। आपको मैं सहयोग करूँगा, मुझे आप सहयोग दीजिएगा, तभी तो होगा। तो ठीक है, अपने आसपास जो है सफाई रखिए, पर्यावरण का ध्यान रखिए, जीव जंतु प्राणियों से जो है दया का भाव रखिए, नारी का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता गुरुओं का सम्मान कीजिए। ठीक है, और कोरोना काल है तो सावधानी भी बरतिए, मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, और जो भी दिशा निर्देश सरकार देती है उसका पालन भी जरूर कीजिए। बस इतना कहूँगा। राष्ट्र की जो सेवा है ना, वो ज़रूरी नहीं कि सरहद पर जा कर के गोली खा कर के ही की जाए। ठीक है, सीमा पर जो है सिपाही देश सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर से देश सेवा कर सकते हैं, और जो मैंने कहा वो करते हैं तो वह राष्ट्र सेवा ही होगी। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।